हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमने अब से पहले एक वीडियो ज़रूर देखा था कि हाउ टू यूज़ द फिगर ऑफ स्पीच और विच आर द फिगर ऑफ स्पीचेस। तो कितने फिगर ऑफ स्पीच है, किस तरह से है, इनकी तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें 10 और 12 के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या कॉलेज के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये सिर्फ 20 और 22 के आसपास है, मतलब 25 से ज़्यादा नहीं है। अब सारे मैंने आपको उसमें डिटेल में बताया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है फिर भी गलती ये करते हैं कि हाउ टू यूज़ द फिगर ऑफ स्पीच, कैसे फाइंड आउट करना है, फिगर ऑफ स्पीच को कैसे फाइंड आउट करना है। अगर कोई सेंटेंस दिया है तो उसे कैसे समझे। भाई उसका तो मीनिंग समझ में आ गया कि पर्सोनिफिकेशन ये होता है, ऑक्सीमोरॉन ये होता है, पैराडॉक्स ये होता है, हाइपरबोल ऐसा होता है, लेकिन उसको समझे कैसे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा प्रैक्टिस ही करवा लेते। तो फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, नियर अबाउट 4 शीट है, तो उसमें 20 एग्जांपल्स हैं। 20 एग्जांपल को हम ऐसे देखेंगे किस तरह से उसको फाइंड आउट करना है, किस तरह से समझना होता है। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जो भी फिगर, कोई भी सेंटेंस अगर होता है, पोएटिकल लाइन अगर होती है, तो उसमें एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें एक ही फिगर ऑफ स्पीच होगा और फाइनल है, नहीं। बट एक मेजर होता है और बाकी दूसरे जो तो नॉमिनेटेड होते हैं या फिर वो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा रह सकता है, ये ध्यान में रखिए। तो आप अगर एक से ज़्यादा उसमें एग्जाम्पल लिखते हो, एक से ज़्यादा अगर लिखते हो तो वो भी चल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। बट एग्ज़ाम में आपको वही पूछा जाएगा जिसमें वो फिक्स एक ही होगा, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक वही है कि हाउ टू प्रैक्टिस विद द फिगर ऑफ स्पीच। तो किस तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से समझना है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान दे के करना पड़ेगा, और किस तरह से उसकी आइडियाज़ निकलने चाहिए, किस तरह से आइडिया वो मिलते हैं, वो हम ज़रूर इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप अगर नोट पेन लेकर बैठे हो तो इट्स वेरी नाइस। मैं तो हर बार आपको यही बोलूँगा कि नोट और पेन हमेशा आपके साथ रखिए, पेंसिल रखिए, कुछ भी रखिए, क्योंकि देखना और उसे लिखना, बहुत अच्छी कहावत है, 100 बका और एक लिखा। आप 100 बार लिखो, सब 100 बार बताओ तो वो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक बार लिख के रखी जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसलिए कोई भी चीज़ होती है तो यू मस्ट राइट डाउन दिस वन। तो फर्स्ट हमारा शीट है, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। तो पहला शीट हम देखेंगे, द शीट नंबर 1, एंड दिस इज हियर। तो उसमें क्या रखेंगे, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल, सी शी सेल्स बाय द शी शोर। अब इसमें देखिए, शी सेल्स बाय शी शोर। तो उसमें एस जो साउंड है वो बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एस और एस ये बार बार रिपीट हुआ है। अब कोई स्टूडेंट ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि सी जो वर्ड है, ओके, सी वर्ड है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पे शी है और यहाँ पे भी शी है, तो ये रिपीट हुआ है, तो रिपीटेशन हो सकता है। या फिर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी है, तो वो रिपीट हो सकता है। यहाँ पे सेल्स है तो यहाँ सेल्स है, ये भी रिपीट हो सकता है। लेकिन है रिपीट हो रहा है, नो डाउट्स, लेकिन वो पूरा वर्ड नहीं, वो मिक्सिंग वर्ड है। तो यहाँ पे पूरा वर्ड क्या है, शी सेल्स एंड सी शोर, ये अलग अलग वर्ड हो गए, तो उससे रिपीटेशन नहीं होगा। तो उसमें एक रिदम बनाने के लिए हमें पता है कि जब कोई वर्ड में, कोई सेंटेंस में अगर रिदम बनता है तो पोएट क्या करते हैं कि एक पहला जो लेटर होता है अल्फ़ाबेट, तो वो रिपीटेशन मारता है। ओके, एस का रिपीट किया है तो ये होता है अलिट्रेशन। ओके, व्हेन इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड एज अ एलिट्रेशन, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज देयर। अब उसमें ध्यान में देखिए, आप अपना आंसर खुद बना के रखिए, ओके, आपका आंसर पहले से बना के रखिए, मैं कुछ बीच में टाइम लूँगा, तो आप उसमें बना के रखिए आपके पास, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आई वॉज इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम ऑन द रॉन्ग डे। अभी डॉट निकाल दीजिए, रॉन्ग डे। तो इसमें क्या है कि अनफॉर्चुनेटली, गलती से, आई वॉज इन द रॉन्ग प्लेस, तो ये पहला क्लॉज बना। एट द रॉन्ग टाइम एंड रॉन्ग डे, तो यहाँ रॉन्ग वर्ड जो है उससे एक नया क्लॉज बनता है। और क्लॉज कैसे बन रहा है, ऑन द रॉन्ग डे, प्रीपोजिशनल क्लॉज बन गया। रॉन्ग प्लेस, ये क्लॉज बन गया। रॉन्ग टाइम, ये क्लॉज बन गया। एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है, ऐसे 3 क्लॉज बन गए। तो ऐसे अगर होता है तो ध्यान में रखिए कि दिस इज व्हाट, यस, दिस इज अ एनाफोरा। अब एनाफोरा में क्या होता है कि
क्लॉजेस बनते हैं, नए एक वर्ड से नया नया क्लॉज बनता जाता है और ये सेंटेंस पूरा होता है। ठीक है, क्लाइमेटिक्स वे से होता है। कुछ लोग यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं कि क्लाइमैक्स भी हो सकता है, तो क्लाइमैक्स होता है, नहीं ऐसा नहीं है, बट इट इज़ नॉट इन सीक्वेंस। तो ये एक ही बात है कि रॉन्ग टाइम में रॉन्ग प्लेस पे रॉन्ग, एक ही है। क्लाइमैक्स में होता है कि आपकी एक सिचुएशन डेवलपमेंट होती है, सेंटेंस से डेवलपमेंट होती है, एक साइड से डेवलपमेंट होकर वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है। ठीक है, आई केम देयर, आई सॉ हिम, आई मेट हिम एंड ही लिव्ड। तो ये एक डेवलपमेंट है, एक सिचुएशनल डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है एक ही टाइम पे आई वॉज रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग टाइम एंड रॉन्ग डे। तो ये दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे रॉन्ग वर्ड जो है वो नया क्लॉज बनाता है और पूरा सेंटेंस बना, देयरफॉर इट इज एनाफोरा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा सेंटेंस आपके लिए, एज अब्राहम लिंकन सेड। अब्राहम लिंकन ने जिस तरह से कहा था, फोक्स हु हैव नो वाइसेस हैव वेरी फ्यू वर्चूज। अब देखिए इसमें क्या कहा है, हु हैव नो वाइसेस, जिनके पास, जिनके कोई वाइसेस नहीं है, जिनके कोई गलतियाँ नहीं है, कुछ उनके अंदर है नहीं, मिस्टेक्स नहीं है, तो उनके अंदर वर्चूज जो बहुत कम होते हैं। तो इसका कितना अलग सा चीज़ है। दो सेंटेंस है, दो अलग अलग क्लॉजेस हैं। वॉइसेस, ओके, आई हैव नो वॉइसेस, वेरी फ्यू वर्चूज। हैविंग द वॉइसेस, मोर वर्चूज। तो ये दोनों जो है अपोजिट आइडियाज़ में है, अपोजिशन है और पैराडॉक्सिकल आइडिया ये प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि दो अपोजिट आइडिया फिर भी वो सेंटेंस को मेंटेन करते हैं और सेंटेंस को बना के रखते हैं, सेंटेंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अगर एक में बदलाव हो जाए तो दूसरे में भी हो जाता है। इफ़ नॉट का जैसे, अनलेस का जैसे बैलेंसिंग होती जाती है। जो लोगों में वॉइसेस ज़्यादा होते हैं तो वर्चूज भी ज़्यादा होंगे, वॉइसेस नहीं है तो वर्चूज भी कम। ये अब्राहम लिंकन का माल। इसलिए दोनों अपोजिट आइडिया होने की वजह से दिस आर द पैराडॉक्सिकल आइडियाज एंड दिस आर अपोजिट, देयरफॉर दे आर एंटीथेसिस। ठीक है, अब पहले किसी ने सोचा कि पैराडॉक्स हो सकता है, नहीं, पैराडॉक्सिकल आइडियाज़ है, पैराडॉक्स नहीं है, एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस क्या है, अपोजिट आइडियाज़ है। ठीक है, दोनों एक दूसरे में अपोजिट है। देन, ओ यू स्टूपिड कार, यू नेवर वर्क व्हेन आई नीड यू टू। अब उसकी कार है जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, अब ख़राब है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो वो बेचारा बोल रहा है, ही इज़ दैट पर्सन इज एक्सप्रेसिंग हिज थॉट टू हिज कार, यू स्टूपिड कार। कार तो कोई जिंदा है नहीं, शी कैन नॉट लिसन एनीथिंग एंड शी कांट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज टेलिंग टू हर एंड व्हाट एवर द फीलिंग्स अबाउट द कार that person is applying to the car. This means what? He is just applying his few feelings and the emotions regarding the car, that he is applying to this one. He is talking with the non-living thing. जब भी हम किसी एक नॉन लिविंग थिंग के साथ बात करते हैं या फिर उससे कुछ डिस्कशन करते हैं, उसको एड्रेसिंग करते हैं, तो इट इज़ व्हाट, अब कार हो सकती है, ब्रुक हो सकता है, रिवर हो सकती है, माउंटेन हो सकता है, ओ डियर माउंटेन हाउ बिग यू आर। ये क्या हुआ कि आप उसको एड्रेस कर रहे हो, उसको बता रहे हो, वो सुन नहीं रहा है, बट यू आर टेलिंग व्हाट कि ये सामने वाला जिंदा है। अब ऐसी चीज़ में जो अगर कोई आपके पास नहीं है, नॉन एग्जिस्ट पीपल है, या फिर कोई चीज़ जो नॉन लिविंग है, तो दैट टाइम यू आर यूजिंग व्हाट, यस डेफिनेटली इट इज़ अ एपोस्ट्रोफी। तो ये एपोस्ट्रोफी होता है कि जिसमें आप यूज़ करते हो। फिफ्थ वन, the famous sheep said people should live to eat, not eat to live. किसी फेमस शेप ने कहा था, अब इसमें दिखाई देगा नहीं शायद, तो दिस इज शियासमस। शियासमस नाम का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इसमें आएगा, नॉट टू ईट लिव। तो कोई एक शेप है, उसने वो बोल रहा है कि पीपल जो है, लोगों ने जो है वो खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, नॉट टू लिव, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, तो जीने के लिए खाना चाहिए। व्हाट टू कैस्मिक्स आइडियाज़ बैलेंस करता है एक दूसरे को, और इसमें एड्रेसिंग टू द पीपल है, लोगों को एड्रेस किया गया, एंड दिस इज व्हाट इट इज़ बैलेंसिंग द टू आइडियाज़, बट बोथ आइडियाज़ आर नॉट अपोजिट टू ईच, बोथ आइडियाज़ आर बैलेंसिंग देयर इक्विवेलेंट। ओके, अगर एक को लिया जाए तो वो मीनिंग नहीं होता, अगर दूसरा नहीं लगाएंगे तो पहले को मीनिंग नहीं है, या फिर दूसरे को पहले के सिवा मीनिंग नहीं है। दिस इज शियासमस, ध्यान में रखिएगा, शायद स्लाइड की वजह से वो दिखाई नहीं देगा। Then first in second sheet, टीना इज़ लर्निंग हर ABC इन प्री स्कूल। अब यहाँ पे देखिए ABC का मतलब क्या होता है, ABC पढ़ी वो प्री स्कूल में, बिल्कुल नहीं। ABC तीन ही अक्षर पढ़ी क्या, तीन ये पढ़ी,
तो क्या होता है, ABC का मतलब यहाँ पे होता है कि उसके सीनियर जूनियर जो है प्री स्कूल का, मतलब पूरा इंग्लिश का जो है वो उसने पढ़ना लिखना जो है वो उसने प्री स्कूल में पढ़ा था। अब यहाँ ABC इज़ रिप्रेजेंटिंग टू द सीनियर स्कूल और जूनियर स्कूल जो उसका होगा उसको रिप्रेजेंट करता है, जो जूनियर KG वगैरह जो स्कूल होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। अब ABC मतलब 3 वर्ड है, बट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग टू द फुल ईयर, प्री स्कूल का पूरा ईयर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम जब छोटा सा पार्ट पूरे इसको पूरे इसको अप्लाई करते हैं तो देयर इज़ अ सिनेक्डोक, छोटा पार्ट इज रिप्रेजेंट, स्मॉल पार्ट इज रिप्रेजेंट टू द होल। जैसे कि 2 hands आर वर्किंग इन माई हाउस, टू हैंड्स मीन्स वॉट, 2 hands मीन्स अ पर्सन हु हैज़ 2 hands। तो 2 hands मेरी मदर को मैं अप्लाई करूँगा क्योंकि 2 hands आर वर्किंग मोर इन माई हाउस, तो 2 hands का मतलब मेरी मदर, तो 2 hands आर रिप्रेजेंट द होल। सेकेंड एग्जाम्पल इन दिस शीट, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अब यहाँ पे देखिए बिगिनिंग ऑफ द एंड, तो दिस वॉज सीड आयोर ऑलवेज द पैसिमिस्ट, शी इज़ वेरी पैसिमिस्ट, हमेशा पैसिमिज्म बात करेगी, अच्छी बात नहीं करेगी। तो क्या दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, तो बिगिनिंग है और एंड है, ऐसे कैसे? तो दोनों अपोजिट वर्ड्स है और दोनों अपोजिट आइडिया यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, देयरफॉर इट इज़ अ पैराडॉक्स। तो मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि वाई देयर इज एंटीथेसिस। अब एंटीथेसिस का मतलब होता है कि जहाँ पे 2 अपोजिट आइडियाज है लेकिन बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड है, बिगिनिंग ऑफ द एंड, अब ये अलग नहीं कर सकते, ये बैलेंसिंग है, एक साथ जुड़ा हुआ है। तो बिगिनिंग ऑफ द एंड क्या है, ये पूरा का पूरा क्लॉज बना हुआ है। अगर इसमें दिस इज द एंड तो नहीं होगा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, बिगिनिंग ऑफ द एंड करेंगे तभी होगा, लेकिन अपोजिट आइडियाज यूज किए गए हैं। दैट्स वन। ही पॉप्ड द जम्बो श्रिम्प इन हिज माउथ। अब इसमें देखिए वापस ऐसे ही कोई एग्जाम्पल है। अब यहाँ जम्बो का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत मोटा, श्रिम्प छोटा सा एक खाने का चीज़ होती है, झींगा वगैरह कुछ बोलते हैं उसे, और खाते हैं, नॉन वेज लोग खाते हैं। अब ये इतना सा छोटा सा होता है, छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, बहुत बड़ा नहीं होगा। अब इसमें क्या है, ही पॉप्ड द जम्बो श्रिम्प इन हिज माउथ, उसने जम्बो श्रिम्प, इतना बड़ा श्रिम्प पकड़ा जम्बो और उसमें माउथ में डाला। जम्बो श्रिम्प होगा तो तेरे माउथ में जाएगा ही नहीं, ठीक है। पहली बात तो उसके माउथ में जाने वाला नहीं है, माउथ इतना बड़ा है नहीं कि जम्बो को खा सके। और श्रिम्प जो है वो छोटा सा एक कीट है, एक छोटा सा वाटर लिविंग एनिमल है, वाटर लिविंग ये तो लोग खाते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब इसने भी खाना है, तो ये छोटा सा जम्बो कैसे होगा, तो जम्बो होगा ही नहीं। तो इसलिए जम्बो श्रिम्प जो है वो बिल्कुल अपोजिट आइडिया है, दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें यूज़ किए गए हैं। जैसे कि बिगिनिंग ऑफ द एंड का यूज़ किया था, लेकिन वो थोड़ा अलग है। जम्बो श्रिम्प ये अलग है, अपोजिट नहीं है। एक जो है जम्बो मतलब बहुत बड़ा, और श्रिम्प यहाँ पे दोनों। अब यहाँ बिगिनिंग ऑफ द एंड, इसमें क्या है कि दोनों के दोनों वर्ड्स एक ही लाइन में है, एक ही कैटेगरी में है। यहाँ पे जम्बो मतलब बहुत बड़ा और श्रिम्प मतलब एनिमल का नाम है, तो इसलिए अपोजिट है। दिस इज अ ऑक्सीमोरॉन, ये ध्यान में रखिएगा। दोनों अपोजिट आइडियाज मिक्स करते हैं, लेकिन वो दोनों एक साथ ही है, मीनिंग उसको ही बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, द किचन, दैट किचन नीव विल टेक अ बाइट आउट ऑफ योर हैंड इफ़ यू डोंट हैंडल इट सेफली। तो इसमें भी देखिए एंटीथेसिस की आइडिया है, ध्यान में रखना। और एक बात, अब यहाँ एंटीथेसिस की आइडिया क्यों, अगर अब तुमने अच्छे से हैंडल नहीं किया तो तुम्हारा हाथ कट सकता है, ये मैं सजेशन दे रहा हूँ। ओके, दिस इज़ वन अगेन द एंटीथेसिस आइडिया भी इसमें आती है, लेकिन ये एंटीथेसिस पूरी तरह से नहीं है, माइनर है थोड़ा सा। इसमें क्या है, किचन नीफ विल टेक अ बाइट, टेक अ बाइट मतलब काट लेगा। अब काटने की आदत जो है किसी एनिमल को हो सकती है, किसी इंसान की हो सकती है, बच्चे की हो सकती है। तो तुम्हारे हाथ का वो काट सकता है, तुम्हारे हाथ को किचन में जो चाकू पड़ा है वो काट सकता है। इट विल टेक अ बाइट, काटेगा। अबे काटने की आदत किसकी, एनिमल की। चाकू काटेगा कैसे, बिल्कुल नहीं काट सकता। तो ये काटने की जो आदत है, काटने की जो आइडिया है, एक्टिविटी है, दैट एक्टिविटी इज अप्लाइड टू द नीफ and therefore it is a personification because the idea, the quality of the person is given to the नीफ। फिर देखते हैं, the clap of thunder went bang and scared my poor dog। now simple, किसी को भी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। the clap of thunder,
जो हॉल था, फॉर एग्जांपल कुछ हॉल होगा या फिर कुछ जगह होगी, तो उसमें इतना ज़ोर से कुछ अच्छी चीज़ हुई है थिएटर में, तो ज़ोर से तालियां बजने लगी और तालियों की आवाज़ जो थी, थंडर, तो जो बड़ा आवाज़ था, तो इस आवाज़ से मेरा जो कुत्ता है बेचारा डॉग, वो डर गया। अब सिंपल सी बात है, वो डरना, ये दोनों चीज़ें, थंडर ऑफ विंड, बैंग, बहुत बड़ा बैंग का मतलब ब्लास्ट हुआ और बेचारा कुत्ता डर गया। ये क्लाइमैक्स भी है, ओके, लेकिन क्लाइमैक्स जो बहुत सिंपल है, छोटा सा है। थंडर ऑफ विंड, बैंग, बड़ा थंडर होता गया और तालियों की आवाज़ गूंजती गई और उस गूंज में मेरा कुत्ता डर गया। तो ये सिंपल है कि गूंज होना, गूंज की आवाज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बड़ा आवाज़, थंडर, इट इज़ इंडिकेटिंग द वॉइस एंड देयरफॉर इट इज़ अ ओनोमाटोपिया। अब ओनोमाटोपिया कब यूज़ करते हैं? जब कोई आवाज़ को हम अप्लाई करते हैं, कोई नेचुरल साउंड होगा, आर्टिफिशियल साउंड होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़, थर्ड शीट हम देखेंगे, आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड। अब जिस हमने ये रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग जगह, रॉन्ग ये देखा था, उसमें सेम हियर है, आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड। जूलियस सीजर, दिस इज़ ड्रामा रिटन कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर, बहुत अच्छा ड्रामा है, रोमन ट्रेजेडी है और जूलियस सीजर के। तो उसमें उसने कहा कि आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड, मैं आया, मैंने देखा और मैं कॉन्कर्ड किए। अब ये सेम सेंटेंस वी आर अप्लाइंग टू द शेक्सपियर, वो आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। तो ये सिंपल सेंटेंस उसके लिए हम अप्लाई करते हैं, और ये कोई भी जो महान इंसान होते हैं उनके लिए हमें ये अप्लाई करते हैं। तो ये आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, ये 3 क्लॉज बन गए, एंड दिस 3 क्लॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच अदर्स, कनेक्टेड टू ईच अदर, इनको अलग अलग नहीं कर सकते। आई केम तो जनरल सब आते हैं, आई सॉ सब देखते हैं, आई कॉन्कर्ड सब कॉन्कर्ड करते हैं, लेकिन एक साथ सबको करना ये नहीं आता है, तो इसलिए वो एक साथ है। एंड दिस इज अ आइडिया विथ एनाफोरा वंस अगेन। एनाफोरा इज व्हाट, व्हेन वी आर यूजिंग द क्लॉजेस, यहाँ आई से स्टार्ट हुआ अगेन, तो इसमें रिपीटिशन, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट ये भी करेंगे कि आई जो वर्ड है बार बार रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटेशन भी हो सकता है उनके लिए, ठीक है। वहाँ पे रॉन्ग वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, तो वो रिपीटेशन भी हो सकता है, बट मेन जो है वो एनाफोरा रहेगा। लेकिन दूसरा भी इसमें आ सकता है, आई, तो इसमें आई वापस से एक सिंगल लेटर है, तो ये अलिट्रेशन भी कुछ लोग बोल सकते हैं, तो वो होगा। लेकिन एनाफोरा इज़ अ मेजर फिगर ऑफ स्पीच, और बाकी 2 साइड में है, तो आप इसमें रिपीटेशन भी कर सकते हैं, बट इट इज़ रिपीटेड द क्लॉज। इसमें भी देखिए, मैड वर्ल्ड, मैड किंग्स एंड मैड कंपोजिशन, किंग जॉन, विलियम शेक्सपियर का किंग जॉन सेकंड जो ड्रामा है उसमें से लिया गया। मैड वर्ल्ड, मैड किंग्स एंड मैड कंपोजिशन, इसमें क्या है कि मैड वर्ल्ड एक अलग क्लॉज है, सेम ऊपर वाला जो पहला सेंटेंस है उसकी तरह ही है, मैड वर्ल्ड, मैड किंग्स एंड मैड कंपोजिशन। अब इसमें मैड जो वर्ड वो रिपीट भी हुआ है, ओके, बट विद दैट रिपीटेशन वी हैव द रिपीटेड क्लॉज। तो जहाँ पे रिपीटेड वर्ड होते हैं, देखिए कि अगर सिंगल लेटर अगर रिपीट होता है, फर्स्ट लेटर, इनिशियल लेटर अगर रिपीट होता है, दिस इज अलिट्रेशन। अगर एक वर्ड ही कंटिन्यूस सेंटेंस में रिपीट होता है, तो वो आपका हो जाएगा रिपीटेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको, एक मूवी है, मुझे याद नहीं आएगा, लेकिन उसमें एक अच्छा डायलॉग था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चांदनी चौक में चटनी चटाई। तो यार च ये जो साउंड है पूरा, दिस वन साउंड इज कम्प्लीटली रिपीटिंग एंड दिस इज अलिट्रेशन। फिर दूसरा, कोई एक सॉन्ग्स में मैक्सिमम टाइम आपको ये अगर फिगर ऑफ स्पीच सीखने हैं, तो आपको सॉन्ग्स अगर आप पढ़े हो, तो सॉन्ग्स अगर आपने सुने हैं, तो ये सॉन्ग्स का बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो उसमें तेरी मेरी मेरी तेरी वगैरह ऐसा कुछ आता है, तो ये होगा एनाफोरा, क्योंकि तेरी मेरी तेरी मेरी ये जो रिपीटेशन है, क्लॉजेस का रिपीटेशन होता है, तो दैट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच हियर, एनाफोरा। तो उसमें ये भी होगा एनाफोरा। तो मैड तो है, इज रिपीटेशन, लेकिन क्लॉज बना के गया, ये प्रॉब्लम है। देन फेल ऑफ द बैक ऑफ ट्रक इंस्टेड ऑफ स्टोलन। अब कोई चीज़ है कि वो ट्रक में रखी है, वो गिर गई, वो गिरी है, चोरी नहीं हुई है, तो किसी ने चोरी करा, गिरी हुई चीज़ उठानी चाहिए, चोरी की हुई चीज़ नहीं। तो उसमें क्या है कि गिर गई चीज़ जो है वो गिर गई, इंस्टेड ऑफ स्टोलन, चोरी नहीं हुई, वो गिर गई है, और गाड़ी वाला कह रहा है कि चोरी हो गई। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, दिस इज़ वन। तो एक गाड़ी में रखी हुई चीज़ नहीं, कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमसे खो जाती है, और हम बोलते हैं कि वो चोरी हो गई। बहुत बार यही होता है,
मेरा पेन मैं कहीं पे भूल गया और मैं क्या बोलता हूँ कि लोगों ने चोरी कर लिया, मैं अपना मोबाइल कहीं पे भूल गया, मेरी आदत है, तो मैं क्या ढूंढते रहता हूँ कि दिस इज़ अ स्टोलन। तो ये जो है दिस इज़ अ अपोजिट आइडियाज़ बट इट इज़ इन द कमेंटिंग वे। तो लोगों की जो आदत है उसके ऊपर कमेंट करता है कि चीज़ तो गिर गई कहीं पे और आप बोल रहे हो कि चोरी हो गई। ये बात है, आपको रखना नहीं आता, ये प्रॉब्लम है। लोग चोरी करते वो प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपनी चीज़ को अच्छी तरह से देयर इज़ अ बैंक। अब मैं अपने पैसे कहीं पे जेब में रखे हुए कहीं पे गिर गए और मैं कहीं होटल में गया तो मैं बोलता हूँ कि चोरी हो गए। तो भाई चोरी नहीं हुए, तो आपसे गलती से गिर चुके हैं पैसे, तो ये अगर होगा तो दैट इज़ अ यूफिमिज्म। ये आप ध्यान में रखना है। 1, आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम्स। मैंने तुम्हें कहा कि 1000 बार कहा कि रुको यार। 1000 बार कैसे कह सकता कोई आदमी? तो ये 1000 बार कभी होगा नहीं। एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी दिस आइडिया इज जस्ट 1000 टाइम कोई इसे बोल ही नहीं सकता, तो ये हाइपर बोल हो जाता है। और लास्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं इस शीट में। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। सिंपल है, वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। अगर यहाँ पे वर्ल्ड और स्टेज दोनों का कंपैरिजन किया है तो देयरफॉर वर्ल्ड स्टेज से कंपेयर हो सकता है। अब यहाँ पे दो हो सकते हैं कंपेयर किया है तो, सिमिली और मेटाफर। अब सिमिली अगर होता तो यहाँ पे लाइक ज़रूर होता कि द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, बट हियर लाइक एज वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है, तो देयर इज़ अ मेटाफर। लास्ट के 5 सेंटेंस हम देखेंगे, लास्ट का शीट। इफ़ यू चेस 2 रैबिट्स यू विल लॉस टू देम। अब सेम लास्ट में जिस तरह से वैसे ही इफ़ यू, अगर आप दो चीज़ यहाँ पे 2 रैबिट्स है, 2 रैबिट्स मीन्स कंपैरिजन बिटवीन योर टारगेट्स, योर रिलेशन, योर ऑब्जेक्टिव्स, योर सक्सेस, कुछ भी हो सकता है। तो 2 चीज़ें, ये रशियन प्रोवर्ब है। 2 अगर रैबिट यहाँ रैबिट को कंपेयर किया है आपकी रिलेशन से, आपके ऑब्जेक्टिव से, आपके टारगेट से, आपके एजुकेशन, आपका जो कोई चीज़ है, तो दो लोग हो सकते हैं। तो 2 लोगों के पीछे आप 2 टारगेट के पीछे अगर भाग रहे हो तो दोनों लॉस हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि यू हैव टू रन बिहाइंड द वन। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेटाफर है, ये ध्यान में रखिएगा। द रैबिट इज़ कंपेयर विथ द योर टारगेट्स, योर ऑब्जेक्टिव, रिलेशन। अगर आप 2 रिलेशन के पीछे भाग रहे हो तो दोनों लॉस हो जाएंगे। अगर आप 2 टारगेट की तरफ भाग रहे हो तो दोनों नहीं हो पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि यू हैव टू डू वन। ये सजेशन है। देयरफॉर इट इज़ अ मेटाफर एंड द पर्न आल्सो। इसमें ऑक्सीमोरन भी आता है। देन द इंटरनेट इज़ लाइक अ विंडो टू द वर्ल्ड, यू कैन लर्न अबाउट एवरीथिंग ऑनलाइन। तो इंटरनेट आज के ज़माने में इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि उससे, तो यहाँ वर्ड लाइक यूज है, तो देयरफॉर इट इज़ अ सिमिली। तो इसमें ज़्यादा आप वक्त नहीं लेंगे। आई एम टू पोअर टू पे अटेंशन। अब इसमें क्या लिखा है कि मैं इतना बुद्धू हूँ, इतना डफर हूँ कि मैं अटेंशन नहीं कर पाता। कोई भी इंसान दुनिया में इतना डफर नहीं कि वो अटेंशन नहीं कर पाएगा। अगर कोई लड़का अगर क्लास में नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ता, उसका ध्यान ही नहीं लगता, तो वो एटलीस्ट गेम ज़रूर खेलता होगा। तो गेम में तो उसका बहुत अटेंशन होगा। मूवी देखने को बिठाओ तो 3 घंटे आराम से अटेंशन कर पाएगा। तो इट इज़ अ कंप्लीट एग्जैगरेशन। ये झूठी चीज़ें हैं, काल्पनिक चीज़ें हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं कि जो अटेंशन नहीं कर पाएगा। तो देयरफॉर इट इज़ अ हाइपरबोल। और लास्ट, आई हर्ड शी हैज़ अ कैंसर बट इट्स नॉट अ बिग डील। तो देखिए, कोई एक इंसान है वो कहता है कि मैंने उसके कैंसर के बारे में सुना, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वेरी गुड। कैंसर का नाम लेते ही हम डर जाते हैं कि भाई कैंसर हो गया, तो हम बोलते हैं अरे बाप रे इतना बड़ा बीमारी होगी, कैसे होगा उसका वगैरह। अब ये इतना सीरियसली नहीं ले रहा है, कैजुअल बोल रहा है कि कैंसर हो गया, हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं, इतनी क्या है, अरे हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो अगर ऐसा कोई चीज़ होती है, हाँ मर गया, क्या बड़ी बात है इसमें। तो दिस व्हाट, अब कोई एक सीएम ने, कोई एक मंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हाँ बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती है, बट व्हाट, कि ये जो स्टेटमेंट है, अगर कोई दंगा हो जाए, कुछ हो जाए, दिस इज़ वेरी रिडिकुलस। तो हम क्या कहते हैं कि क्या बोल रहे हैं, कितना कैजुअली बोल रहे हैं आप लोग। तो दिस इज़ व्हाट, अंडर स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो होता है अंडर स्टेटमेंट होता है, बहुत ही कैजुअल बोल दिया। ओके, लास्ट वाला हम देखेंगे। थिंग्स गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर। थिंग्स गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर। जब वो चीज़ मिलती नहीं है, जब तक नहीं मिलती तब तक उसकी कीमत समझ में नहीं आती, और जब मिल जाती है तो वो चीज़ को हम बिल्कुल यूज़लेस समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे दोस्त ज़रूर होते हैं। जब तक वो दोस्त नहीं मिलते तब तक वो बहुत बड़े होते हैं हमारे लिए, लेकिन एकदम मिल गए, एक बार आपसे बात हो गई तो वो उनके लिए चीज़ नहीं होती। डायमंड चीज़ मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। डायमंड कैसा होगा मैंने अभी देखा नहीं है,
तो डायमंड मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन जब वो मुझे मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू मेरे पास बिल्कुल नहीं रहेगी। कोई भी चीज़ अगर जब तक हमारे पास नहीं आती है तब तक वो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी वैल्यूएबल है, और जब हमारे पास आ गई तो उसकी कीमत बिल्कुल कम हो जाती है। हम उसको बिल्कुल भी इतना, मोबाइल अगर नया नया लिया तो वो 10 दिन 15 दिन हम उसे देखते हैं, बाद में उसे देखते भी नहीं है। और देयरफॉर ये एक सच होता है, ये कड़वा सच है। और ये जब हम ऐसी इंटरनल बात अंदर से बोलते हैं तो दिस इज़ अ पैराडॉक्स। अंदर से कोई बात आप बोलते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस वन, और अच्छे से पढ़िए, पूरी तरह से पढ़िए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू to learn all the things. And thank you for listening the video. Welcome to all, thank you for all of you, and best of luck for your exams, best of luck for your learning. Bye, take care all of you.